एक हीरा व्यापारी का उदय मामूली शुरुआत से चमकदार बुलंदियों तक। मेहुल चौकसी एक ऐसा नाम जो भारत के सबसे दुस्साहसी वित्तीय घोटालों में से एक का पर्याय बन गया, ने एक महत्वाकांक्षी उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। साधारण शुरुआत से उसने हीरे और गहनों की दुनिया में एक चमकदार साम्राज्य खड़ा किया। उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स एक उल्लेखनीय गति से बढ़ी और पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गई। चौकसी एक चतुर व्यवसायी ने निवेशकों और मशहूर हस्तियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उसकी शुरुआती सफलता भारतीय सपने को साकार करती प्रतीत हुई। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अवसर के लिए एक गहरी नजर उसकी तरक्की की पहचान थे। गीतांजलि का विस्तार निरंतर जारी रहा और देश भर में स्टोर खुलते गए। चौकसी एक बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को समझता था और उसका ब्रांड विलासिता और सफलता का पर्याय बन गया। हालांकि सफलता की चमक के नीचे एक काला अध्याय आकार ले रहा था। चौकसी की महत्वाकांक्षा, जो कभी एक प्रेरक शक्ति थी, एक अतृप्त लालच में बदलने लगी और अधिक तेजी से विकास और अधिक धन की इच्छा ने उसे एक विश्वासघाती रास्ते पर ले जाया। वह आदमी जो कभी उद्यमशीलता की भावना का प्रतीक था, धीरे धीरे एक मास्टर जोड़तोड़ करने वाले में बदल रहा था, जो उसी प्रणाली का फायदा उठाने को तैयार था जिसने उसे समृद्ध होने में मदद की थी। मेहुल चौकसी की कहानी एक चेतावनी है, एक कठोर अनुस्मारक है कि महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो सकती है, जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक दृढ़ निश्चयी व्यवसायी से लेकर न्याय से भागे हुए व्यक्ति तक की उसकी यात्रा लालच के मादक आकर्षण और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी प्रभाव का प्रमाण है। बगीचे में सांप धोखे के बीज बोना। जैसे जैसे गीतांजलि जेम्स का तेजी से उदय जारी रहा, पर्दे के पीछे धोखे का जाल बुना जा रहा था। धन और विस्तार की अतृप्त भूख से प्रेरित चौकसी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पंजाब नेशनल बैंक को अवैध धन के अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में लक्षित किया। उसकी पसंद का हथियार लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ऐसे उपकरण जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए थे। ये प्रतीत होने वाले निर्दोष दस्तावेज उसकी विस्तृत योजना की धुरी बनेंगे। चौकसी ने कुछ भ्रष्ट पीएनबी अधिकारियों की मिलीभगत से बिना उचित प्राधिकरण या संपार्श्विक के धोखे से एलओयू प्राप्त करना शुरू कर दिया। ये एलओयू अनिवार्य रूप से पीएनबी से दूसरे बैंकों की विदेशी शाखाओं को गारंटी, चौकसी की कंपनियों को विदेशों में बड़ी क्रेडिट लाइनों तक पहुंचने की अनुमति देते थे। वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन इसके बजाय शेल कंपनियों और अपतटीय खातों के एक जटिल जाल में भेज दिया गया था। अरबों डॉलर के घोटाले के बीज बोए गए थे। चौकसी के धोखे का पैमाना चौंका देने वाला था। उसने बैंकिंग प्रणाली द्वारा उस पर किए गए विश्वास का फायदा उठाया, नियमों में हेरफेर किया और अपने अतृप्त लालच को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेजों को जाली बनाया। सांप बगीचे में प्रवेश कर चुका था और उसका जहर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्वास और जवाबदेही की नींव को जहर दे रहा था। एक स्कैंडल का एनाटॉमी। चौकसी ने सिस्टम को कैसे ठगा। चौकसी की योजना की दुस्साहस को समझने के लिए किसी को उसके काम करने के तरीके की पेचीदगियों में जाना चाहिए। उसने पीएनबी की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भेद्यता का फायदा उठाया। उसके मुख्य बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बीच एकीकरण की कमी। पीएनबी के भीतर अपने सहयोगियों द्वारा सहायता प्राप्त चौकसी बैंक के मुख्य सिस्टम को दरकिनार करते हुए स्विफ्ट के माध्यम से धोखे से एलईयू जारी करता था। पीएनबी की पुस्तकों में उचित प्राधिकरण या रिकॉर्ड की कमी वाले ये एलईयू विदेशी बैंकों को प्रेषित किए गए थे, जो धोखाधड़ी से अनजान पीएनबी की गारंटी के आधार पर आसानी से क्रेडिट बढ़ा देते थे। इन अनधिकृत एलओयू के माध्यम से प्राप्त धन को तब चौकसी की विदेशी संस्थाओं में भेज दिया गया था, जिससे प्रभावी रूप से पीएनबी की जांच से छिपे लेनदेन की एक समानांतर प्रणाली बन गई। यह वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया। चौकसी ने पुराने एलओयू को नए के साथ बदल दिया, धोखे के चक्र को जारी रखा और पीएनबी की पुस्तकों पर कर्ज का पहाड़ जमा कर दिया। यह विस्तृत योजना चौकसी की चालाकी और बैंक की आंतरिक कमजोरियों का प्रमाण उसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली से हजारों करोड़ रुपए निकालने की अनुमति देती है। यह धोखे की नींव पर बना ताश का घर था।
और यह केवल समय की बात थी कि यह कब ढह जाएगा। न्याय से बचने के लिए एक हताश कोशिश में चौकसी ने हर उस खामी का फायदा उठाने की कोशिश की जो उसे मिल सकती थी। वह प्रत्यर्पण से बचने की उम्मीद में एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया, लेकिन कानून उस तक पहुंच रहा था। अधिकारी बेरहम थे, उसकी हरकत पर नजर रख रहे थे। उसके प्रयासों के बावजूद दीवारें सिकुड़ रही थीं, चौकसी की चाल विफल हो रही थी और उसके विकल्प खत्म हो रहे थे। जाल कस रहा था और समय उसके पक्ष में नहीं था। प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसमें कई क्षेत्राधिकार और कानूनी चुनौतियां शामिल थीं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और चल रहे कानूनी प्रणालियों की गहरी समझ की आवश्यकता थी। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी, आरोपी को कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक में महत्वपूर्ण दंड थे। अदालत न्याय के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई, जिसमें अभियोजकों ने दोष सिद्धि हासिल करने के लिए सबूतों का पहाड़ पेश किया। कानूनी तकरार तीव्र थी, लेकिन अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। पीड़ितों पर प्रभाव गहरा और दूरगामी था। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत खो दी, उनका विश्वास टूट गया। भावनात्मक क्षति बहुत बड़ी थी, उनके जीवन में विश्वासघात और लाचारी की भावना व्याप्त थी। परिवार बिखर गए और कुछ पीड़ितों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिणाम तत्काल वित्तीय नुकसान से आगे बढ़े, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित किया। यह ऐसे घोटालों की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक था, जो मजबूत सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। घोटाले के जवाब में सिस्टम को मजबूत करने और जनता के विश्वास की रक्षा करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया। नियामक निकायों ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश और बेहतर निरीक्षण पेश किए। वित्तीय संस्थानों ने उन्नत तकनीकों को अपनाया और अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार किया। लोगों को संभावित घोटालों के संकेतों और खुद को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए। इन उपायों का उद्देश्य विश्वास बहाल करना और यह सुनिश्चित करना था कि वित्तीय प्रणाली धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ लचीला बनी रहे। पीड़ितों के लिए न्याय मांगना सर्वोपरि था। कानूनी टीमों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि अपराधियों को कानून की पूरी सीमा का सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त चोरी हुए धन की वसूली और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के प्रयास किए गए। विभिन्न हितधारकों के बीच निरंतर सतर्कता और सहयोग के साथ भविष्य के घोटालों को रोकना एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस घटना से सीखकर एक अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने की आशा थी, जहां वित्तीय प्रणाली में विश्वास को फिर से बनाया और बनाए रखा जा सके। धोखाधड़ी के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर न्याय और रोकथाम की खोज जारी है।